हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके साथ सीबीएसई ने जो पेपर रिलीज किया उसे डिस्कस करने वाला हूं। वहां से हम एक एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनने वाले हैं और ये श्योर है कि आप बहुत कम कंटेंट पढ़ने के बाद भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सीबीएसई ने एक पेपर रिलीज किया है, आप सैंपल पेपर आपका मैथमेटिक्स का सारे सब्जेक्ट आपका किया है। मैं स्पेशली आप साथ मैथमेटिक्स पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो किस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और कौन से क्वेश्चन आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं और कौन से कम प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अगर आपने बहुत कम क्वेश्चन भी पढ़े हैं तब भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में कभी ना तो कभी आए हैं ना कभी आएंगे। ठीक है, तो मैं पहले बताता हूं सैंपल पेपर के बारे में, किस तरह की इसकी मार्किंग है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं इसमें। ठीक है, कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन है, कहां पर आपको चॉइस मिलने वाली है, और मैं पूरा पेपर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। पूरा सारा एक सिंगल क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूंगा, पूरा सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, हालांकि आपने बहुत सारे चैप्टर ऐसे भी अभी नहीं पढ़े हैं टर्म 2 के, फिर भी लेकिन आपको मैं एक एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ये दिखाना चाहता हूं पेपर जो सीबीएसई रिलीज किया वो ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। ठीक है, अब मैं डिस्कस करता हूं पहले पेपर के बारे में। देखिए किस तरह पेपर आपका आएगा। देखिए यहां पर बनेंगे, आपको जो पेपर मिलेगा वो 3 सेक्शन में मिलेगा, सेक्शन ए बी सी। तो यहां पर देखिए गिवन है आपको पेपर आपका 3 सेक्शन में होगा, ए बी सी 3 सेक्शन होंगे और सेक्शन ए में क्या होंगे 6 क्वेश्चन होंगे आपके। सेक्शन ए में आपको 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और वहां पर क्या होगा, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। सेक्शन ए में आपका टोटल 6 क्वेश्चन है और सिंगल आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इट मींस सेक्शन ए आपका 12 मार्क्स का होगा। ठीक है, सेक्शन बी में आपको होंगे 4 क्वेश्चन होंगे और यहां पर भी क्या होगा, ईच क्वेश्चन यहां पर 3 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए में 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में आपके 4 क्वेश्चन होंगे, ईच कैरी 3 मार्क्स। सेक्शन जो आपका सी होगा इसमें क्या होंगे 4 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। ठीक है, तो यहां से आपको पता लग गया होगा आपका सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन है, सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन गिवन है और इनके बीच में ऐसे मान लो सेक्शन ए बी सी गिवन है, इनमें इंटरनल चॉइस भी गिवन है आपको। ठीक है, और चॉइस आपको मिलेगी, दिखाएंगे कहां पर मिलने वाली है। फिर कह रहा है देयर इज एन इंटरनल चॉइस इन सम क्वेश्चन, आपको कुछ क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगी और उनमें से आपको 2 क्वेश्चन सपोज गिवन है, आप चॉइस में आपको लग रहा है ये क्वेश्चन चॉइस में गिवन है तो आप उसमें कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो आपको लग रहा है सूटेबल है, जो इजी है, हम इसे कर सकते हैं, आप उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन जो 14 जो होगा आपका 14 क्वेश्चन ये केस बेस्ड होगा, केस स्टडी बेस्ड होगा, प्रॉब्लम होगी जिसमें क्या होंगे 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर और ईच क्वेश्चन क्या होगा इसमें 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका ये जो पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है इसमें टोटल 14 क्वेश्चन है। तो इससे पता लगता है कि आपके टर्म 2 के जो एग्जाम होगा, टर्म 2 का एग्जाम टोटल 14 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और ये आपका 3 सेक्शन में आपका पेपर होगा, सेक्शन ए बी सी। और इस सेक्शन सी में आपको एक केस स्टडी का क्वेश्चन भी मिलने वाला है। ठीक है, और उसमें क्या केस स्टडी में कितने क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन क्या होगा 2 मार्क्स का होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, तो क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या क्या किस तरह का पेपर आपका आने वाला है, मैं इसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए ये आपको गिवन है log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन आपने चैप्टर 7.6 में पढ़े आईलेट वाले। ठीक है, वहां पर क्या करते थे, फिक्स एक मेथड था e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और डी एक्स। देखो मैं ध्यान से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन कौन से मेथड से होगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है 7.6 एक्सरसाइज में, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये आप इस मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपका डी एक्स। अब यहाँ पर कि बना आपको फाइंड करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं देखता हूँ इसका सॉल्यूशन, देखिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन इसका। यहां पर गिवन है आपको log x अपॉन 1 प्लस, एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं इसको। तो ये आपका आएगा log x अपॉन 1 प्लस, सॉरी यहां पर 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, आपको ये गिवन है। ठीक है, तो अब आप देख कैसे सॉल्व करेंगे इसे। अब एक काम करते हैं, log x को t लेट कर लेते हैं। आपने लेट कर दिया, लेट log x इक्वल टू t। तो आप पता log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, यहां से आपका आएगा dx इक्वल क्या आएगा dt। अब देखिए यहां पर कुछ मैच नहीं कर रहा, x मैच कर रहा नहीं कर रहा है, तो आपने इसको इधर कर दिया ट्रांसफर यहां से। तो यहां से क्या आएगा
dx इक्वल टू आपका आ जाएगा x इंटू डी टी, एक्स इंटू डी टी, ये आपका आ चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए log x को आपने कैलकुलेट किया t, तो ये आपका आ जाएगा t अपॉन यहाँ पर क्या आएगा आपका 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू एक्स, और देखो x का यहाँ पर आया x, और x का मीनिंग क्या है, देखिए x अगर देखें तो यहाँ से आएगा log को अगर मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या आएगा log x इक्वल टू टी, और यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा e की पावर t, तो यहाँ से आएगा e की पावर t इंटू डी टी। आपने क्या किया है, जहाँ भी x है उसके प्लेस पे क्या पुट कर दिया, e की पावर t आपने पुट कर दिया। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपने 7.6 एक्सरसाइज में पढ़ा है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आपने e की पावर t लिख लिया अलग, ठीक है, e की पावर t, यहाँ पर आपको गिवन है t, अब t अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, आप क्या कर लेंगे प्लस 1 ऐड कर लेंगे और 1 माइनस कर लेंगे, ठीक है, अपॉन आएगा t प्लस 1 का या 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, बात एक ही है। अब 1 प्लस टी करो या t प्लस 1 करो, एक ही आएगा आपका आंसर डी टी। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं क्या आएगा, देखिए एक सेकंड, देखिए तो यहाँ से क्या आएगा e की पावर t एज इट इज। अब देखो यहाँ पर क्या है t प्लस 1, यहाँ पर क्या 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, एक पावर हो जाएगी कैंसिल, तो यहाँ से आपका आएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपका आएगा डी टी। अब आपको पता है, ये अपने माइंड में लेट कर लो x, तो ये लिखा है 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये समझो क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, ये समझो 1 अपॉन एक्स लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका ये क्या होगा, सेकंड वाला क्या है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। और अगर आपने रूल पढ़ा है, क्या रूल होता है इसका रूल होता था e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये रूल होता है, पता ही होगा आपको। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, e की पावर t अपॉन 1 प्लस टी प्लस सी, तो यहाँ से इसका आंसर क्या आएगा, e की पावर t अपॉन 1 प्लस टी प्लस सी, और t इक्वल टू क्या बना आपको log x, तो यहाँ से आपका जाएगा e की पावर log x अपॉन 1 प्लस log x प्लस सी, तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, e की पावर log x अपॉन 1 प्लस log x। अगर आपको यहीं छोड़ना चाहिए यहाँ छोड़ सकते हैं, ठीक है, और आप पता है e की पावर log x की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ से क्या आएगा x अपॉन 1 प्लस log x, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है e की पावर log x की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ से क्या आएगा x अपॉन 1 प्लस log x, ये आपका करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने कहा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 7.6 एक्सरसाइज का इसमें यूज हो रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें 2 मेथड लगे हैं, फर्स्ट आपका लगा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड आपका लगा है ये जो रूल पढ़ा है, ठीक है, इससे डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये रूल हमने अप्लाई किया है यहाँ पर। अब देखते हैं इसमें, देखिए इसमें और करके एक क्वेश्चन और गिवन है आपको, यहाँ पर गिवन है, याद रखो, या तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन कर सकते हैं आप, अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा लग रहा है, हार्ड है, हमसे नहीं हो रहा है, तो आप सेकंड वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर गिवन है आपको sin 2x, तो इसे कर सकते हैं आप 2 sin x इंटू कॉस एक्स, इंटू कॉस एक्स आप कर सकते हैं अपॉन, और यहाँ रूट में गिवन है आपको 9, तो क्या कर सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपको हो जाएगा dx। अब देखिए आप सीधी बातें, मुझे पता है 2 sin x को लेट करूंगा कभी भी cos स्क्वायर मैच नहीं करेगा, लेकिन cos स्क्वायर को लेट करूंगा तो उसका डिफरेंस करूंगा क्या आएगा 2 cos x, cos को दोबारा करो sin x, तो मैच कर जाएगा। इसका मतलब क्या लेट करेंगे हम, लेट कर लेते हैं cos x, cos x इक्वल टू टी, cos देखो cos स्क्वायर को लेट किया, cos स्क्वायर अंदर लेट किया इक्वल टू टी, तो cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2 cos x, तो पावर आगे आएगी, एक कम होगा तो 2 cos x, cos का दोबारा से करेंगे क्या आएगा sin x, किसमें माइनस में, तो यहाँ से cos x होगा माइनस sin x, माइनस आ गया बाहर, dx इक्वल टू dt। अब देखिए क्या मैच कर रहा है आपका 2 sin x cos x dx मैच कर रहा है, ये पूरा मैच कर रहा है, लेकिन माइनस साइन मैच नहीं कर रहा है, तो माइनस कर दो आप इधर ट्रांसफर, तो यहाँ से क्या जाएगा माइनस, ये आपका जाएगा dt अपॉन रूट, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और आपको पता है
1/√a² माइनस x² क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो माइनस साइन एज इट इज, यहाँ से आएगा साइन इनवर्स t अपॉन a क्या आपका 3 प्लस c। तो आपने क्या पढ़ा, 1/√a² माइनस x² क्या होता था, साइन इनवर्स x अपॉन a। अगर यहाँ 1 होता तो क्या आता, डायरेक्ट साइन इनवर्स x प्लस c आता। अब देखो t आपने कैलकुलेट किया cos² x को, जहाँ भी t है क्या पुट कर देंगे आप, cos² x पुट करेंगे, तो यहाँ से आएगा माइनस साइन इनवर्स cos x² अपॉन 3 प्लस c। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, साइन माइनस साइन इनवर्स cos² x अपॉन 3 प्लस c। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में चॉइस थी, आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। जो आपको सूटेबल लग रहा है, ये मुझे इजी लग रहा है तो आप इसे कर सकते हैं। अगर मुझे ये लग रहा है कि मुझे हार्ड लग रहा है, तो जो आप डिपेंड करता है, आपको इसी का चॉइस है आप पास, ठीक है। फर्स्ट को कर सकते हैं या इसके और वाले पार्ट को कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देख क्वेश्चन 2 क्या क्या बने, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करा है, राइट द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए ये चैप्टर 9 है, चैप्टर 9.1 से क्वेश्चन आया है ऑर्डर डिग्री वाला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ऑर्डर और डिग्री। मैं थोड़ा सा आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। जैसे नॉर्मली ये समझो मैंने लिख दिया dy/dx, तो आप देखो इसका कितनी बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 1, ऑर्डर होगा 1। अब देखो इसकी होल पावर क्या है इसकी, या कुछ नहीं होती 1 मान लेते हैं, तो डिग्री क्या होगी 1। तो यहाँ से पता लग जाएगा ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का आपने कितनी बार डिफरेंशिएशन किया है वो आपका होता है ऑर्डर, और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, उसकी होल पावर कितनी है, वही आपका होता है डिग्री, ठीक है। आपने ऑर्डर डिग्री समझ लिया, मैं समझाऊंगा और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, दिक्कत ना लो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और समझो, जैसे सपोज मैं लिख दिया d² अपॉन dx² की पावर 3 प्लस dq² अपॉन dx³ की पावर 2 प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखो हाईएस्ट डेरिवेटिव, यहाँ डेरिवेटिव कितनी बार है, 2 टाइम हुआ, 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। यहाँ पर कितनी बार हुआ है, 3 बार डेरिवेटिव हुआ है। तो हाईएस्ट ऑर्डर देखना है, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, यहाँ से आपका ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू लिख दिया मैंने 3। और जिसका ऑर्डर हाईएस्ट होता है उसी की डिग्री देखते हैं। हालांकि देखो पावर यहाँ पर देखो, इसे दोबारा से लिख देता हूँ, एक बार दोबारा से लिख देता हूँ, इसको 3 को सही से लिख देता हूँ। 3 ये आपका है 3, देखो ये 3 है और ये क्या है 2। अब आपने क्या देखा, इसकी हाईएस्ट ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका 3 है, तो आप इसी की होल पावर देखेंगे, तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री d इक्वल टू हो जाएगी आपकी 2। तो आपने क्या देखा, ऑर्डर क्या है 3, डिग्री क्या है 2, तो इनका दोनों सम कितना होगा 5। तो ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का कितनी बार डेरिवेटिव इसमें गिवन है। मैंने देखा यहाँ पर मुझे 3 बार गिवन है, यहाँ पर मुझे 2 बार गिवन है, तो सबसे हाईएस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये ऑर्डर हो गया 3। इसी की पावर, इसी की होल पावर जो होगी वो होगी इसकी डिग्री, तो दोनों सम कितना आएगा 5। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन जो क्या आएगा, अंदर इंटू करने क्या आएगा, d² अपॉन dx², 2 मार्क्स फ्री के हैं इसमें, ये आएगा dx² माइनस 5 कर दे इक्वल टू 5 रहने दो। अब देखो इसकी होल पावर कैलकुलेट कर लो, 1 लेट कर ले, कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 बार है यहाँ पर, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ऑर्डर हो गया 2, ऑर्डर हो गया 2, और डिग्री कितनी है इसकी, हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो डिग्री होगी 1। तो सम कितना आएगा इसका, सम आ जाएगा 2 + 1 दैट इज 3। लो इतना सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, फ्री के मार्क्स हैं इसमें, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है ऑर्डर डिग्री वाला, ठीक है। हालांकि हम आपको ये टॉपिक जब एक्सप्लेन करेंगे पढ़ाएंगे तब आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया इसके लिए थोड़ी सी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, ठीक है। हाईएस्ट जो ऑर्डर होता है, हाईएस्ट टाइम जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है आपका ऑर्डर, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो होल पावर होती है वो होती है डिग्री, ठीक है। ऑर्डर डिग्री का सम फाइंड करवा 3 आपका आंसर करेक्ट है। अब देख क्वेश्चन 3 डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बना आपको, वेक्टर ए कैप वेक्टर बी कैप दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर हैं, इनका मैग्नीट्यूड क्या है 1। देन प्रूव दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपको क्या कहना है 2 cos θ/2, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है यहाँ पर क्वेश्चन 3 में क्या बना है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या है 1, क्योंकि दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, ठीक है। आपने 1 लिख लिया। अब यहाँ पर क्या बना आपको, वेक्टर ए कैप प्लस वेक्टर बी कैप
ये आपका ए कैप बी कैप मॉडुलस के अंदर है, तो आप इसे कर सकते हैं वेक्टर ए कैप प्लस वेक्टर बी कैप मल्टीप्लाई बाई वेक्टर ए कैप प्लस वेक्टर बी कैप। आपने क्या किया, यहाँ स्क्वायर लगा लो, तो आप इसके स्क्वायर को आप ये ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप करेंगे अंदर मल्टीप्लाई वेक्टर ए कैप इंटू ए, क्या आएगा ए स्क्वायर होगा, और ए स्क्वायर ऐसे लिखते नहीं क्योंकि वेक्टर है, तो आप लेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, या वेक्टर का होल स्क्वायर करना पड़ेगा इस तरह मैग्नीट्यूड। फिर आप करेंगे ए इंटू बी करेंगे, तो ए कैप इंटू बी कैप प्लस बी कैप इंटू ए कैप प्लस बी इंटू बी क्या आएगा बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर इस तरह लिखना पड़ेगा वेक्टर बी का होल स्क्वायर। और आपको पता है वेक्टर ए किसके इक्वल है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है, तो 1 का स्क्वायर भी क्या आएगा 1, तो ये आपने पुट कर दिया 1 प्लस। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या बना 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, दोनों वैल्यू क्या होती है इक्वल होती हैं, तो आपसे कर सकते हैं 2 ए कैप डॉट बी कैप प्लस। अब देखो b का मैग्नीट्यूड क्या बना 1, तो 1 का स्क्वायर भी क्या आएगा 1, तो आप इसे कर सकते हैं 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो ये आपको हो जाएगा 2 प्लस 2 आपका एज इट इज। अब देखो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी वेक्टर के अंदर, आपने पढ़ी होगी बहुत जनरल सी प्रॉपर्टी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ये बहुत ही जनरल सी प्रॉपर्टी है, ये सभी ने पढ़ी होगी नॉर्मली, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है आपकी। तो यहाँ पर मैं यही लगाने वाला हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। और आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या बना आपको 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या बना है 1, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, दैट इज 2, तो यहाँ से आएगा 2 आ गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। अब देख कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तब 2 कॉमन ले लेंगे आप, तो 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। और आपने पढ़ा है 1 प्लस कॉस थीटा की बहुत फेमस आइडेंटिटी है, तो बहुत नॉर्मली सभी को याद रहती है, ठीक है। तो आप आइडेंटिटी खोलेंगे 2 तो आपका एज इट इज, 1 प्लस कॉस क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, 2 2 क्या आएगा 4, आपका आ गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आपका आ गया। लेकिन देखिए ये किसके इक्वल है, ए कैप प्लस बी कैप के मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर के इक्वल है, ये वैल्यू किसके देखो ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर है, एक तरह से यहाँ पर आप रूट लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा ए कैप प्लस वेक्टर बी कैप का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा आपका 4 का रूट क्या आएगा 2, कॉस का रूट क्या आएगा कॉस थीटा बाई 2। तो यही आपको प्रूफ करना था। तो यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल था 2 कॉस थीटा बाई 2 इक्वल था, और यहाँ पर आपने यही आपने प्रूफ कर दिया, यही आपको प्रूफ करना था। अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी। अब देख नेक्स्ट क्या करा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द फॉलोइंग लाइन। अब देखिए यहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में, और आपको यहाँ पर क्या फाइंड करनी है, अपने डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। पहले आप देखो इक्वेशन ऑफ लाइन होती क्या है, ये होती है पासिंग थ्रू। आप समझो थोड़ा सा, और मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसको देख के आगे बने इस तरह समझिए। ये पासिंग थ्रू समझिए कि एक लाइन है, ये इसके पॉइंट होते हैं पासिंग थ्रू पॉइंट, ये होते हैं आपके x1 y1 z1, ठीक है। और ये सेकंड पॉइंट होते हैं आपके, इन्हें लेट कर लो कुछ भी आप, ABC कुछ भी लेट कर दो, A2 या x2 y2 ले लीजिए आप। चलो यहाँ पर लेट कर लिया x2, ये आपका x2 y2 और z2 लेट कर लिया। तो स्टार्टिंग के ये जो पॉइंट होते हैं, देखो आप चेक करेंगे आपकी लाइन पहले कहाँ से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये होते हैं पासिंग थ्रू पॉइंट। क्या होते हैं पासिंग थ्रू, जो ऊपर वाले होते हैं, ठीक है, अभी बताऊंगा इसके बारे में। और अगर मैं सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट को माइनस करूंगा, क्या आएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये होते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो इस इक्वेशन को मैं बता दूं कैसी फॉर्म में होगी, है कार्टेशियन फॉर्म में होती है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर मैं से इसे कन्वर्ट करूंगा तो क्या आएगा, ये आपको देखो 3 माइनस एक्स है, मुझे क्या करना है x माइनस 3, तो यहाँ से आएगा x माइनस 3 अपॉन क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ से आप करेंगे y माइनस y1, तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा 1/2,
क्योंकि y माइनस y1 रूल होता है, अपॉन आएगा 2 इक्वल टू यहाँ पर करेंगे z माइनस z1 क्या है 0 अपॉन क्या आएगा z2 माइनस z1 आपका 4। तो यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो पासिंग थ्रू पॉइंट कहेंगे, देखिए x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये आपकी इक्वेशन होती है कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन क्या होती है, पॉइंट फॉर्म जो होती है ये कार्टेशियन होती है। स्ट्रेट लाइन के दो फॉर्म होती हैं, फर्स्ट आपकी कार्टेशियन, सेकंड आपके वेक्टर, ठीक है। तो कार्टेशियन डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ। तो नीचे वाले क्या होते हैं डी-आर्स, तो यहाँ पर डी-आर्स क्या हो गए 1 2 4। डायरेक्शन रेशियो शॉर्ट में लिखते हैं डी-आर्स। डायरेक्शन रेशियो आपके आएंगे 1, 2, 4। तो ये आपका आएगा डायरेक्शन रेशियो। अब मुझे निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या रूल होता है देखो ध्यान से, डायरेक्शन कोसाइन शॉर्ट बोलते हैं डी सीच, डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ से रूल क्या होता है, पहले लेंगे 2 तो यहाँ से लेंगे a, तो यहाँ से आपका आएगा a क्या आपका 1 अपॉन रूट में, यहाँ से क्या आएगा 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16। तो यहाँ से सॉल्व करो कितना आएगा आपका, ये आपका √21। तो यहाँ से क्या आएगा 1 अपॉन √21। पहला आपका डी-आर्स हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गया 1 अपॉन √21। सेकंड निकालेंगे, सेकंड क्या निकलेगा 2 अपॉन, ये भी सेम का आएगा √21। और थर्ड क्या निकलेगा, थर्ड निकलेगा आपका 4 अपॉन √21। तो ये क्या निकल गया आपका डायरेक्शन कोसाइन निकल गया, 3 कोसाइन निकल गए, ठीक है। फर्स्ट आपका निकला 1 अपॉन √21, सेकेंड आपका 2 अपॉन √21 और थर्ड आपका 4 अपॉन √21। यहाँ से 3 डायरेक्शन कोसाइन निकल गए और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। हालांकि ये जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा तो डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, ठीक है। अभी जनरली हम क्या पेपर सॉल्व करा रहे हैं इतना, क्योंकि एक एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा सकते, तो इससे ये जो पेपर होगा आपका 1-1.5 घंटे वाला कई घंटे में पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन देख क्या कह रहा है आपसे, यहां पर कह रहा है कि ए बैग कंटेन 3 रेड एंड 4 व्हाइट बॉल। अब देखिए यहां पर गिवन है, एक बैग गिवन है जिसके अंदर क्या 3 रेड हैं और 4 क्या है, सॉरी 1 रेड है और 3 व्हाइट बॉल है, टोटल 4 बॉल है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ठीक है। अब कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको देखो ध्यान से, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन निकलता भी है इस तरह का। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इफ। अब देखिए आपको रेड बॉल्स निकालनी है, ठीक है। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन, यहां पर कह रहा है इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम देयर बैग 1 by 1, एक एक करके निकालनी है। पहले एक बॉल निकालेंगे फिर दूसरी बॉल निकालेंगे, एक साथ नहीं निकालना, ठीक है। 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब क्या रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं है। आप समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक बैग में टोटल बॉल कितनी है 4 बॉल हैं, रेड आपकी 1 और 3 आपकी व्हाइट हैं। तो उसमें से मैं एक एक करके 2 बॉल निकालनी है। पहले एक बॉल निकाली, जो बॉल निकल जाएगी वो वापस बैग में नहीं रखेंगे क्योंकि रिप्लेसमेंट आपका अलाउ नहीं है। जो बॉल निकल गई वो समझो बाहर रखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, देखिए ध्यान से, ये समझो, आप थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ये समझो बॉक्स है मेरे पास इस तरह का एक यहाँ पर है, ये समझो ये बॉल आपकी है रेड, ये आपकी रेड बॉल है और ये समझो यहाँ पर 3 वाइट बॉल हैं। तो यहाँ पर 1 2 और 3, ये समझो ये आपकी वाइट बॉल हैं, ये तीनों क्या है वाइट बॉल हैं आपकी, ठीक है। ये वाइट है और ये भी वाइट है, 3 वाइट बॉल हैं और आपको एक एक करके 2 बॉल ड्रॉ करनी है। अब देखो अगर फर्स्ट में बॉल आपकी रेड निकल सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कंडीशन दे रखी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल। अब देखो ध्यान से, आपको 2 बॉल ड्रॉ करनी है। आपने हो सकता है पहली बार में रेड बॉल निकल जाए, हो सकता है पहली बार में रेड बॉल ना निकले, दूसरी बार निकले, ठीक है। आप थोड़ा इमेजिन करो, इस बॉक्स में टोटल बॉल है 4, आपको रेड बॉल ड्रॉ करनी है और 1 by 1 करके निकालनी है, ठीक है। और रिप्लेसमेंट अलाउ है नहीं है। तो आपने देखा कि मैंने इसमें हाथ डाला, अगर हो सकता है पहली बॉल ही रेड निकल जाए, अगर पहली बॉल रेड निकल गई तो उसे साइड में रख दूंगा। तो उस बॉक्स में बॉल कितनी बची हैं आपकी 3। अब वहां से क्या निकालूंगा मैं, अब सीधी बात सेकंड टाइम में व्हाइट बॉल ही निकलेगी, रेड तो निकल ही नहीं सकती, रेड तो बाहर निकल गई इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 केस बन सकते हैं, हो सकता है फर्स्ट वाली रेड निकल जाए, हो सकता है सेकंड वाली रेड निकल जाए। तो यहाँ से क्या बनेगा देखो ध्यान से, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ और एक्सप्लेन करूँगा। देखिए यहाँ पर इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती हैं, यहाँ पर आप रैंडम वेरिएबल ऐड करेंगे x। देखिए लेट x बी द रैंडम वेरिएबल
रैंडम वेरिएबल, ये क्या आपका रैंडम वेरिएबल है। तो यहाँ पर x की क्या वैल्यू हो सकती है, रैंडम वेरिएबल ऑफ रेड बॉल, ये आपका रेड बॉल का रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, रेड बॉल। अब सीधी बात है, x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू, एक सेकंड पीछे देखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू आपके 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। क्या मतलब है इसका, आपको 1 बाय 1 2 बॉल ड्रॉ करनी है। हो सकता है 2 में से एक बार रेड निकल जाए, हो सकता है 2 में से एक ही बार रेड ना निकले, ठीक है। अब समझेंगे ध्यान से इसको, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा बस इसको, क्योंकि रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है और थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है इसमें थोड़ा सा। देखिए ये है आपका, ये आपका x और आपका px, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या आपका रैंडम है 0। अब देखो ध्यान से, 0 का क्या मतलब है, 0 का मीनिंग है कि एक ही बार इसमें रेड नहीं निकली है। पहली बॉल निकाली मैंने, पहली बॉल क्या निकल गई इसमें, अब रेड नहीं निकली, क्या निकलेगी वाइट। अब वाइट कितनी है 3। अब देखो ध्यान से, 0 पहले लिखा मैं, 0 प्लॉट निकालो 0 की। अब देखिए ध्यान से, मैं ये कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में एक भी रेड नहीं निकली, पहली बॉल क्या निकली, वाइट निकल गई। अगर पहली बॉल वाइट है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4, क्योंकि वाइट बॉल है 3 और टोटल है 4। जो बॉल निकल गई है उस बॉल क्या रख दिया मैंने, साइड में रख दिया। अब उसमें बॉल कितनी बची हैं, बॉल बची हैं उसमें टोटल 3 बॉल बची हैं, ठीक है, जिसमें से एक आपकी रेड है और 2 आपकी वाइट हैं। फिर दोबारा करा, दोबारा में भी हमने बॉल ड्रॉ की, दोबारा में भी उसमें से क्या नहीं निकला, रेड बॉल नहीं निकली। तो वाइट कितनी बची है इसमें, वाइट बची हैं आपके 2 और टोटल कितनी है इसमें अब 3, ठीक है। जो बॉल निकल के उसको बाहर कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा प्लस, अब देखो ध्यान से क्या आएगा आपका, अगर ये कह रहा 1, अगर आपकी निकल गई 1, इसमें 2 केस हो सकते हैं। अब देखो ध्यान से, ये समझेंगे ध्यान से। अब कह रहा है कि मैंने रेड बॉल निकाली, अब हो सकता है रेड बॉल फर्स्ट नंबर पे निकल सकती है। अगर बॉल, आप देखो ध्यान समझे, आपने यहाँ से बॉल निकाली, अगर फर्स्ट नंबर पे रेड निकल गई, अब रेड कितनी है इसमें 1 और टोटल कितनी है इसमें 4, तो 1/4 आ गया। तो सीधी बात है, अगर फर्स्ट बॉल आपकी रेड निकल गई तो डेफिनेटली सेकंड बॉल क्या निकलेगी, आपकी वाइट ही निकलेगी। तो वाइट बॉल कितनी है इसमें 3, तो 3 में से कोई एक निकले, 3/3 आ गया प्लस। या फिर ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट बॉल क्या निकल जाए आपकी, फर्स्ट बॉल निकल गई वाइट, तो वाइट कितनी है आपकी 3/, क्या आएगा 4। जो बॉल निकल गई है उसको रख दिया साइड में, तो बच्ची कितनी बॉल है इसमें, अब 3 बची हैं। अब 3 में से 2 वाइट हैं और एक क्या आपकी रेड, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, रेड की यहाँ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3, क्योंकि एक रेड है और टोटल है 3, ठीक है। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, देखिए नीचे ही लिख देता हूँ इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन निकलते, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन निकलता है यहाँ से। ये आपका x, और आपको चेक भी करना है कि आपने करेक्ट आंसर निकाला है या नहीं निकाला है। तो 0 का आंसर क्या रहा, देखिए 0 का आंसर क्या आएगा, यहाँ से 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ इससे क्या आएगा आंसर 1/2, ये पहला आंसर आ गया 1/2। फिर नेक्स्ट अगर सॉल्व करो, देखो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया 1/4, और यहाँ भी क्या आ गया 1/4, 1/4 प्लस 1/4 क्या आएगा 1/2, तो 1 का आंसर भी क्या रहा है, ये भी आ रहा है 1/2। अब आपको चेक करना है क्या आपने आंसर करेक्ट निकाला या नहीं निकाला है। तो अब जितनी प्रोबेबिलिटी होती है इन सभी को क्या करें, px को, यहाँ भी क्या है 1/2, यहाँ भी क्या है 1/2, दोनों को ऐड करेंगे। जितनी भी प्रोबेबिलिटी हो px में, 2 हो 3 हो 4 हो, सभी को प्लस करके देखेंगे, और प्लस करने में सम कितना आ गया 1 आ गया, इट मीन्स आपने करेक्ट निकाला, अदरवाइज रॉन्ग है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं एक बार समझाता हूँ, अच्छे समझें। ये समझो एक बैग है, उस बैग में टोटल 4 बॉल हैं, ठीक है, और 1 बाय 1 करके आपको बॉल ड्रॉ करनी है, और जो बॉल निकल जाएगी वो वापस रखी नहीं जाएगी बैग के अंदर, उसे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं है, क्योंकि जो निकल गई उसे साइड में रख दिया जाएगा। तो ये करा, पहला केस क्या कहता है कि x = 0, क्या मतलब है, आपने 2 बॉल ड्रॉ की, 2 में से एक भी बॉल क्या नहीं निकली, रेड नहीं निकली, तो फर्स्ट का क्या निकलेगी वाइट, तो वाइट कितनी है इसमें 3, तो 3/4 आ गया, देखिए वाइट आ गया 3/4, यहाँ समझा रहा हूँ, देखिए 3/4। जो बॉल निकल गई हैं उसे साइड में रख दिया, ठीक है। अब वाइट कितनी बची है इसमें 2, टोटल कितनी बची है 3। फिर दोबारा में भी वाइट ही निकली है, क्योंकि 0 क्या मतलब है, वाइट नहीं निकली है, सॉरी रेड नहीं निकली है, ठीक है। तो दोबारा में क्या आएगा 2/3, तो पहला केस हो गया ये। फिर x, अब देखो x = 1 क्या मतलब है, एक रेड निकली है।
अब रेड आपकी फर्स्ट बॉल में निकल सकती है या सेकंड बार में भी निकल सकती है, क्योंकि मुझे पता है मुझे रेड बॉल ड्रॉ करनी है। अगर पहली बार में निकल गई तो रेड कितनी है 1, टोटल कितनी है 4, तो 1/4 आ गया। देखिए यहाँ से ये आपका 1/4 आ गया। अब कह रहा है कि अगर फर्स्ट वाली जो रेड निकली उसे रख दिया साइड में। अब बच्ची कितनी बॉल है उसमें 3, तीनों कैसी हैं वाइट। अब मैं वाइट ड्रॉ कर रहा हूँ तो वाइट ही निकल रही है, तो 3/3 क्या आ जाएगा, ये आपका 3/3 आ जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है पहली बार में आपकी वाइट बॉल निकल जाए तो 3/4, जो बॉल निकल गई उसे साइड में रख दिया। बची कितनी बॉल है इसमें 3, इन 3 में से एक रेड है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3। सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, दमदार है थोड़ा सा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब ये कह रहा है मुझे 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं, ठीक है, और कार्ड कितने टोटल 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं। 1 by 1, यहाँ भी क्या है 1 by 1, एक एक करके एक कार्ड निकाला, देन सेकंड कार्ड निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ भी रिप्लेसमेंट आपकी अलाउ नहीं है, मतलब जो कार्ड निकल गया उसे साइड में रखना पड़ेगा, वापस 52 में नहीं रखेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड रेड और सेकंड कार्ड जैक। अब सुनो ध्यान से, इसमें कंडीशन दे दी। ये कह रहा है कि फर्स्ट कार्ड कहाँ हो, क्या कह रहा है फर्स्ट कार्ड कहाँ से होना चाहिए, रेड से होना चाहिए, और सेकंड कार्ड आपका जैक से होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी दुविधा फंस जाती है ऐसे क्वेश्चनों में। इन्होंने बोल दिया क्योंकि जैक आपका रेड के अंदर भी आता है, ठीक है, और जैक आपका ब्लैक में भी आता है, ठीक है, तो समझेंगे ध्यान से। अब यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं। अब कह रहा है कि आपने देखा कि मुझे ये समझो टोटल मेरे पास है 52 कार्ड। क्वेश्चन दमदार नहीं है, बस समझना आपको, टोटल 52 कार्ड है। यहाँ पर 2 केस बन सकते हैं, केस 1 और केस 2। अब केस 1 में क्या आएगा ये समझेंगे ध्यान से, और केस 2 में क्या आएगा ये समझेंगे ध्यान से। अब केस 1 क्या कह रहा है कि आपसे क्या कर दिया, रेड कार्ड में निकलना चाहिए। रेड कार्ड कितने होते हैं 26। अब 26 में भी आपका जैक आता है, क्या आता है, जैक आता है। अगर मान लो पहले अगर यहाँ से रेड कार्ड है उसमें जैक में से पहला कार्ड निकल गया, तो दूसरा कार्ड भी कहाँ से निकला, जैक से निकलेगा। तो ये समझो, अगर मैं कह रहा हूँ पहला कार्ड कहाँ से निकलेगा, जैक से निकलेगा। जैक कितने हैं इसमें, जैक यहाँ पर हैं 2, क्योंकि रेड में आपके जैक कितने होते हैं 2, तो 2 क्या आएगा 52। अब कह रहे हैं कि अगर हमने रेड कार्ड में से ड्रॉ किया, और रेड कार्ड कितने हैं इसमें 26 हैं, और 26 में आपके जैक हैं, तो जैक कितने हैं इसमें 2, तो 2 क्या आएगा 52। अब सीधी बात है, जो कार्ड बाहर निकला है, अब आपको बताएं इसमें टोटल कार्ड कितने हैं मेरे 52, और 52 में से मैंने देखा एक कार्ड ड्रॉ किया, और वो जो कार्ड ड्रॉ हुआ कहाँ से, रेड का था, रेड का भी क्या था जैक, वो निकाल के बाहर रख दिया। अब जैक कितने बचे हैं इसमें, अब जैक बचे हैं 3, टोटल 3 जैक बचे हैं, और कार्ड कितने बचे हैं टोटल 51। तो 3 में से क्या आएगा आपका, अब आपका आएगा 3 में से 51 आपका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 6 है, तो नेक्स्ट आपका 3 से 51, ठीक है। फर्स्ट केस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसने बोला कि फर्स्ट कार्ड क्या होना चाहिए, फर्स्ट कार्ड आपका रेड फेस कार्ड होना चाहिए, और सेकंड आपका जैक होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट कार्ड इज रेड, ठीक है। अब रेड में से आपका हो सकता है जैक ही निकल गया। अब रेड में से अगर जैक ही निकल गया, तो जैक कितने इसमें रेड में 2, तो 2/52। जो कार्ड निकला, क्या निकला जैक, उसको रख दिया मैंने साइड में। अब कार्ड कितने बचे हैं 51, और अब जैक के चिन्ह बचे हैं पूरे 52 कार्ड में, जैक बचेंगे 3, तो 3 क्या आएगा 52। या फिर ऐसा हो सकता है सेकंड केस कि आपने रेड कार्ड में से कार्ड ड्रॉ किया, वो आपका जैक ना निकला हो, जैक ना निकला हो तो क्या हो, टोटल कार्ड कितने इसमें आपको पता, टोटल कार्ड हैं आपके, देखो ध्यान से। अब आप ये कह रहा है कि सेकंड केस, अब यहाँ पर आएगा 24। अब 24 क्यों आया है, इसने बोला कि जैक नहीं निकला है, तो 26 कार्ड में 2 जैक होते हैं, जैक नहीं निकला है, तो बाकी कार्ड कितने बच रहे हैं 24 में से कोई एक कार्ड निकलेगा 24/52। अब कोई भी मान लो कोई भी एक कार्ड निकल गया, ठीक है, समझो यहाँ पर कोई भी एक कार्ड निकल गया, जो कार्ड निकला है उसको रख दिया मैंने साइड में। अब बच्चे कितने कार्ड हैं उसमें बचे हैं 25 रेड में, और टोटल कितने बचे हैं 51। तो यहाँ से फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, अब सीधी बात है 25 बच्चे, लेकिन उनमें टोटल में अब जैक की बात कर रहा है, जैक कितने हैं इसमें 4 क्या आएगा 51, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक बार और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ से क्या आएगा आपका, सॉल्व अगर हम करते हैं तो 2/52, 3 क्या आएगा 51। अब यहाँ से अगर मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पर 51 आएगा आपका, 52 नहीं आएगा, आपका आएगा 51।
ठीक है, यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो 2 से आएगा 1/26 आएगा ये, और यहाँ से आपका आएगा 1/17 प्लस, अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से क्या आएगा सेम, 2 से अगर मैंने इसको डिवाइड किया 2 से आपका आएगा 26, तो ये आपका आएगा 1/26 इंटू 26 है आपका, ठीक है, और इंटू यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ इसको 3 से करता हूँ तो 3 से ये क्या हो जाएगा 8 और 3 से क्या आएगा 17, तो यहाँ से आएगा ये आपका है 2, तो 8 टू 16 अपॉन ये आपका आ जाएगा। अब दोनों का एलसीएम ले लें तो एलसीएम क्या आएगा 26 इंटू 17, और यहाँ पर क्या आएगा आपका 16 प्लस 1 17 क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा 1/26। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, मैं आपको एक बार और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मैं इसे हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आंसर तो आपका आ ही चुका है, बस समझो क्वेश्चन कह क्या रहा है। आप ये समझो यहाँ पर 2 केस हैं, फर्स्ट केस और सेकंड केस, ये समझो ध्यान से। इसने बोल दिया कि सेकंड बार में हर बार क्या आना चाहिए, जैक आना चाहिए, सेकंड में फिक्स कर दे जैक आना चाहिए, जैक हर बार जैक ही आना चाहिए, फिक्स कर दिया इन्होंने। अब यहाँ पर कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या कर रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड इज रेड। अब रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 रेड कार्ड होते हैं, पता ही आपको। अब 26 रेड कार्ड में जैक आएगा नहीं आएगा, कितने जैक होते हैं 2। अगर मान लो फर्स्ट में अगर मान लो 26 में से 26 में से आपने कार्ड ड्रॉ किया और सपोज वो कार्ड क्या निकल गया आपका, रेड का जैक ही निकल गया। अब जैक कितने हैं इसमें 2/52। अब मान लो 26 में से अगर रेड में से एक आपका निकल गया जैक, वो उसे रख दिया साइड में। अब रेड कार्ड कितने बचे हैं आपके 25, टोटल कार्ड कितने बचे हैं 51। अब सेकंड कार्ड आपने ड्रॉ किया और सेकंड कार्ड कहाँ से निकलना चाहिए, जैक से। अब जैक कितने बचे हैं आपके, बचे हैं 3, तो 3 अपॉन क्या आएगा 51। पहला आंसर ये आ गया कि अगर मान लो पहला ही कार्ड अगर आपका जैक निकल गया रेड में से तो ये आ गया। सेकंड केस क्या कह रहा है कि अब आपका जैक, फर्स्ट कार्ड आपका जैक नहीं निकलेगा। अगर आपको फर्स्ट कार्ड जैक नहीं निकलेगा तो रेड कार्ड कितने हमारे पास, टोटल रेड कार्ड 26 थे। अब रेड से फेस कार्ड नहीं निकलेगा, इसका मतलब कितने कार्ड बचेंगे 24 में से क्या आएगा 24/24 क्या आएगा 52 आ जाएगा, सीधी बात है, ठीक है। अब सेकंड कार्ड क्या ड्रॉ होना चाहिए, सेकंड अब जो कार्ड निकला उसे बाहर कर दिया, कार्ड कितने बचे हैं टोटल 51 बचे हैं। अब उन 52 टोटल 51 कार्ड में भी जैक कितने आपके 4 जैक हैं, तो 4/51 आपने सॉल्व कर लिया 1/21, 26 आपका करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया आपको, पार्शियल फ्रैक्शन अगर चैप्टर 7 में बात करें तो चैप्टर 7 आपका 7.5, 7.6, 7.11 और चैप्टर 7 के मिसलेनियस विद एग्जाम्पल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर पूरे इंटीग्रेशन में अगर आपने ये 3-4 एक्सरसाइज पढ़ ली तो समझो बाकी एक्सरसाइज तो कवर आए, क्योंकि वो पढ़ने के नीड नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। अगर इतना कर लो तब भी आपका इंटीग्रेशन कवर हो जाएगा, अच्छे क्वेश्चन इसी में आपके बोर्ड के लिए। तो यहाँ पर करना आपको बाई पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पर ऊपर पावर क्या है x की 1, नीचे हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, देखो यहाँ 1 है या 2 है, तो टोटल क्या होगी यहाँ से 2 और 1 3, तो नीचे पावर क्या है x की हाईएस्ट पावर 3। और अगर x की हाईएस्ट पावर 3 नीचे है और पावर 1 ऊपर है तो क्या होगा, प्रॉपर इंटीग्रल होगा। आपको बताया गया है कि अगर डिनोमिनेटर की जो पावर है न्यूमरेटर से मोर हैं तो क्या होता है आपका प्रॉपर इंटीग्रल होता है, ठीक है। तो प्रॉपर इंटीग्रल को हम डायरेक्ट कर लेते हैं, तो यहां से आएगा x+1 अपॉन x² + 1 इंटू x इक्वल टू, यहां से आएगा, इसे ब्रेक करेंगे ax + b आएगा, क्योंकि देखिए यहां पर पावर क्या है 2, अगर यहां पर पावर 2 है तो क्या आएगा ax + b, और यहां पर पावर 2 होती है तो a + bx होता, ठीक है। सिंपली रूल पता ही है, जनरल रूल है, x² + 1 आपका एज इट इज प्लस c अपॉन x आपने ले ली है। तो यहां से आप क्या लेंगे एलसीएम ले लिया आपने, x² + 1 इंटू x आपने ले लिया एलसीएम। तो यहां से आप एलसीएम लेंगे तो ये देखो डिवाइड किया आपने, इससे ये कैंसिल होगा, तो यहां से आएगा ax + b इंटू x + 1 प्लस c इंटू एक्स से एक्स कैंसिल क्या आएगा x² + 1, और डिनोमिनेटर यहाँ से क्या आएगा आपका x + 1 अपॉन x² + 1 इंटू x। अब ये इक्वल टू वाला क्या होगा कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 1/1 वैल्यू पुट करेंगे, पहले यहाँ पर क्या रहा x, तो आप रखेंगे x = 0।
अब x इक्वल टू 0 पुट कर, देखो 0 पुट किया आपने x, एक सेकंड, x आप यहाँ के यहाँ x आपका आएगा x इंटू में आएगा, ठीक है, सिर्फ x आएगा। तो अब आपने x पुट किया 0, तो ये 0 पुट करते ये पूरा क्या हो जाएगा 0, सिर्फ क्या हो जाएगा ये, और इक्वल टू यहाँ 0 पुट करते क्या आएगा 0, तो आएगा 1, तो 1 इक्वल टू x इक्वल टू 0 आपने यहाँ पुट किया और यहाँ भी पुट करेंगे, तो c क्या आ जाएगा आपका 1, तो c इक्वल टू आपका 1 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ से क्या आ रहा है आपका x प्लस 1 आपका एज इट इज, x प्लस 1 आपका एज इट इज, अंदर इंटू करेंगे क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा bx, आपने इंटू के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx होगा, प्लस यहाँ से आपका आएगा cx स्क्वायर प्लस c। अब यहाँ से पावर की कंपेयर होगी, यहाँ पर क्या आ रहा है cx स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ रहा है ax स्क्वायर, तो a प्लस c, इधर x स्क्वायर है क्या नहीं, तो क्या आएगा 0, क्योंकि कंपेयर होती है पावर की यहाँ पर। फिर आप लेंगे x वाला, तो यहाँ पर क्या आएगा bx, इधर x है क्या है, तो x का कोफिशिएंट क्या 1, तो b इक्वल टू क्या आएगा आपका 1, b इक्वल टू आपका 1 आ गया, इतना ही इनफ है, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक सेकंड इसको दोबारा से लेता हूँ, यहाँ पर आपका आएगा ये। अब देखिए c की वैल्यू क्या है 1, अगर c की वैल्यू 1 है, यहाँ प्लस करेंगे 1, तो यहाँ इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1, तो a इक्वल टू आपका आ गया -1। देखिए यहाँ पर आपने देखा a b c तीनों आपने फाइंड कर लिए हैं, वैल्यू पुट करो, और यहाँ पर a क्या है आपका, a आपका -1, तो यहाँ से आएगा -1 इंटू एक्स प्लस b क्या आपका +1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से आपका आएगा dx, सेपरेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये इंटीग्रेशन इसी के इक्वल था, यहाँ से आएगा प्लस c किसके इक्वल है 1, तो यहाँ से आएगा 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ से ही आ गया। अब सेपरेट कर लो, यहाँ से क्या आएगा -12 आ जाएगा, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ से आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ भी dx कर लो, सेपरेट करते जा रहे हैं, यहाँ भी dx, और यहाँ से प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से आप पता, अगर मैं इसे लेट करूँगा, इसका डिफरेंस करूँ क्या आएगा 2x आएगा, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ इसको log एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। मैं डायरेक्टली कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पता है मैं इसे लेट करूँगा तो क्या आएगा 2x और dx आएगा, 2 मैच नहीं करेगा, साथ में क्या आएगा 1/2, ठीक है। ये आपका आ गया। अब प्लस यहाँ से डायरेक्ट पता है ये क्या होता है tan इनवर्स x, ये आपका हो जाता है tan इनवर्स x प्लस, और ये आपका होता है log x, और यहाँ से आएगा प्लस, ये आपका हो जाएगा c। तो यहाँ से क्या आ गया इसका आंसर 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस, यहाँ पर बाहर माइनस b, एक सेकंड से लिख देता हूँ, यहाँ पर माइनस है आपका, यहाँ पर आपका आएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस था ना इसलिए माइनस आएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया 7 क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए ये क्या आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगी, थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है। देखिए क्या है इसमें, देखिए यहाँ पर आपको इसे ले सकते हैं dy/dx, अब इसे इधर शिफ्ट कर दिया -y/x इक्वल टू -x इंटू साइन y/x। मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट किया, जो x जो मल्टीप्लाई में था वो कहाँ चला गया, इधर डिवाइड में, तो इससे x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, इसको x से डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ पर भी क्या रहा y, यहाँ पर भी क्या रहा y, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y हो गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर y/x आ गया, यहाँ पर y नहीं आना चाहिए था। अगर यहाँ पर y नहीं होता तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है y में, अब लेकिन नहीं है तो इसको लेट करना पड़ेगा, लेट y/x इक्वल टू v, आपने लेट कर लिया, x इधर जाएगा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, y इक्वल टू vx। अब यहाँ से लगाओ प्रोडक्ट टूल, क्या आएगा dy/dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन d/dx, सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d/dx, और यहाँ से आएगा v। तो यहाँ से क्या आएगा dy/dx आपका एज इट इज, और यहाँ से v आपका एज इट इज, x का डिफरेंशियल होता है 1 प्लस x आपका एज इट इज, यहाँ से आएगा dv/dx। इसे डाल दो इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ से क्या आ गया dy/dx किसके इक्वल आ गया, v प्लस x dv/dx। तो इसके प्लेस पे क्या रख सकता हूँ मैं, इसके प्लेस पे रखूँगा मैं ये वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो v प्लस x dv/dx, आपने क्या किया dy/dx के प्लेस पे पुट कर दिया v प्लस x dv/dx। तो यहाँ से क्या आएगा माइनस
देखो वाई अपॉन एक्स किसके इक्वल हैं, वी के इक्वल हैं, तो यहाँ पर क्या कर दिया वी इक्वल टू, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस साइन वाई अपॉन एक्स किसके इक्वल है, वी के, तो वी से भी क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ से करेंगे हम वेरिएबल सेपरेबल, एक्स को पहुँचाएंगे एक्स में और वी को पहुँचाएंगे वी में, तो यहाँ से क्या आएगा डी वी अपॉन साइन वी, इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज। अब यहाँ से x जाएगा, देखो ध्यान से x dx जाएगा मल्टीप्लाई में और x जाएगा डिवाइड में, dx अपॉन x। अब आपको पता है देखो यहाँ पर साइन b को क्या ले सकते हैं हम, कोसेक b कर सकते हैं, कोसेक b और db। ये आपका इंटीग्रेशन साइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा कर लेते हैं, साइन b इक्वल टू यहाँ से आएगा माइनस बाहर आ गया dx अपॉन x, इसे सही से लिख दें dx अपॉन x, ये आपको माइनस साइन बाहर। आपको पता है कोसेक v का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग कोसेक x माइनस कॉट x, तो लॉग कोसेक x, तो कोसेक v माइनस कॉट v इक्वल टू यहाँ से आएगा माइनस 1/x क्या होता है लॉग x माइनस लॉग x प्लस, देखो सारा लॉग में है तो कांस्टेंट भी क्या आएगा प्लस लॉग c, यहाँ से आप आएगा लॉग c। अब आपको पता है मल्टीप्लाई, देखो माइनस वाला प्लस में आएगा इधर, लॉग में क्या होता है प्लस वाला मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो यहाँ से आएगा लॉग, और ये आपका जाएगा कोसेक b माइनस कॉट v इंटू एक्स इक्वल टू लॉग x, लॉग c आपने लिया, लॉग से लॉग क्या होगा कैंसिल। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जहाँ भी v के बने v के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, y अपॉन x आप पुट कर देंगे, b के प्लेस पे y अपॉन x, तो यहाँ से यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चन की, इतने भी इजी नहीं है कि आप बिना पढ़े इनको सॉल्व कर लें। नेक्स्ट देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ और में है चॉइस, आप इसे कर सकते हैं या उसे कर सकते हैं, ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन ज़्यादा इजी है। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट y इक्वल टू 0 पुट करना बाद में कांस्टेंट के लिए, और x इक्वल टू π/4 पुट करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या रहा है, आपको मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कहीं भी आपको ऐसा मिलेगा dy/dx प्लस py इक्वल टू q, अब देखिए यहाँ पर क्या रहा है y और यहाँ पर भी क्या रहा है y, अब दोनों जगह y मैच करेगा, तो इट मीन्स दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। अगर ऐसा होता dx अपॉन dy उल्टा होता तो यहाँ पे px होता, अगर यहाँ x है और यहाँ भी x मैच करना चाहिए, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। तो आपने क्या देखा, यहाँ भी y आ रहा है और यहाँ भी y आ रहा है, ठीक है, देखो ध्यान से, ये y है और यहाँ पर ये y मैच कर रहा है, तो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, और यहाँ पर y नहीं होना चाहिए। तो आप करें, मैं डायरेक्ट यहाँ से सॉल्यूशन कर रहा हूँ, कंपेयर विद, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कंपेयर विद dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q। तो यहाँ p किसके इक्वल हैं, cot x के इक्वल है, तो यहाँ से p इक्वल टू आ गया cot x, और यहाँ से q इक्वल टू क्या आएगा, q इक्वल टू आएगा 2/1 प्लस साइन x, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना मुझे लीनियर इक्वेशन में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप क्या निकालते हैं IF का क्या मीनिंग है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होता है e की पावर, फिक्स रूल है इसका, e की पावर pdx। तो यहाँ से क्या आएगा, e की पावर p का क्या मतलब है, p का मीनिंग है आपका cot x और dx, और आपको पता है cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x होता है। तो यहाँ से IF इक्वल टू आएगा, IF इक्वल टू e की पावर log sin x, ये आ गया, ठीक है। अब e की पावर log की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका आंसर आएगा sin x। तो यहाँ से IF क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया आपका, sin x आपका आ चुका है। अब मुझे निकालना जनरल सॉल्यूशन GS, जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, देखो Q इंटू IF फिक्स रूल है, Q इंटू IF इंटू DX, और देखो ये क्या, इसका GS कैसे निकालते हैं, Y इंटू IF, जनरल सॉल्यूशन का रूल क्या होता है, Y इंटू IF इक्वल टू Q इंटू IF। तो Q क्या आपका, Q आपका निकला, देखिए क्या निकला, 2/1 प्लस साइन एक्स, 2/1 प्लस साइन एक्स इंटू IF का निकला आपका साइन एक्स,
तो यहाँ से क्या कर देखिए y, देखो लीनियर जिसमें होती है वही लिखते हैं, अगर लीनियर y में है तो y लिखेंगे यहाँ पर, और अगर x में होती है तो x लिखते हैं, तो x इंटू आई एफ होता, तो y इंटू आई एफ का निकला आपका साइन x इक्वल टू, यहाँ से देखिए क्या 2 तो कांस्टेंट बाहर निकल गया, अब यहाँ ऊपर क्या बचा है साइन x, और नीचे क्या है आपका 1 प्लस साइन x। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, लेट करने पे ये होगा नहीं, तो इसका हम जुगाड़ बताते हैं देसी, जिससे कि तेज निकले क्वेश्चन। अब क्या कर लो, इसका रेशनलाइज कर लो, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, इससे बहुत ही ईजी निकल जाएगा। तो यहाँ से y इंटू साइन एक्स आपका एज इट इज, y इंटू साइन एक्स आपका एज इट इज, ठीक है, ये साइन एक्स है, एक सेकंड दोबारा से लिख देते हैं, अच्छा लगेगा इसको, साइन एक्स, देखिए ये आपका साइन एक्स, y इंटू साइन एक्स इक्वल टू 2 आपका एज इट इज। अब देखो क्या आएगा यहाँ से, अब आपने देखा अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स, और माइनस ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या बनेगा देखिए ध्यान से, यहाँ पर है 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसे ले सकते हैं हम कॉस स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट कर दिया, एक स्टेप मैंने कम कर दिया, कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब y इंटू साइन एक्स आपका एज इट इज, और 2 भी आपका एज इट इज, तो यहाँ से क्या कर देखो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो इसे क्या कर लो साइन अपॉन कॉस इंटू कॉस कर लो, इसे कॉस स्क्वायर को 2 बार ब्रेक कर लो, कॉस इंटू कॉस, एक साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10 और एक कॉस हो जाएगा सेक, तो यहाँ से बनेगा सेक एक्स इंटू 10x और डी एक्स माइनस, और यहां से क्या आएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है 10 स्क्वायर एक्स, और ये आपका हो जाएगा डी एक्स, ठीक है, तो ये आपने कर लिया। तो यहां से y इंटू साइन एक्स आपका एज इट इज, ठीक है, और यहाँ पर 2 आपका एज इट इज। अब यहाँ से क्या है देखो, आप इंटीग्रेशन में हटा ही देता हूँ क्योंकि मैं अभी सॉल्व कर लेता हूँ, पर आपको होता है सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स ही होता है, तो आएगा सेक एक्स माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या रहा है 10 स्क्वायर एक्स, और आपको पता है 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो क्या करते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 करते हैं, तो फिर दोबारा उसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा सेक स्क्वायर का हो जाएगा 10x और 1 का हो जाएगा x, तो यहाँ से आएगा माइनस 10x और प्लस x, क्योंकि एक स्टेप मैंने और कम कर दिया, यहाँ पर इजी है, पता है आपको x प्लस c। अब आपको पता है जहाँ भी x है वहाँ पर क्या पुट करना है 45, और जहाँ y है वहाँ पुट करना 0, तो 0 पुट करते ये तो पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, ये हो गया पूरा 0 इक्वल टू 2 इंटू, अब देखो 2 ये क्या था पूरा सभी के मल्टीप्लाई में है, तो 2 को तो बाहर ही छोड़ दो, अभी 2 को बाहर छोड़ दिया। अब पुट करो सेक 45, वैल्यू क्या होती है √2 माइनस ये क्या होता है 1 प्लस ये आपका आएगा पाई4 प्लस c। अब इसको उठा के हम क्या कर देंगे इधर शिफ्ट कर देंगे, अंदर 2 के इंटू कर लेंगे और अंदर इसको शिफ्ट कर देंगे, यहाँ c निकल जाएगा, और c की वैल्यू वापस आप यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। हालांकि CBSE की जो आंसर शीट है उसमें ये क्वेश्चन हमने थोड़ा और इसको ईजी कर दिया है, उसमें थोड़ा हार्ड था, ठीक है। चलिए देखिए बहुत ईजी कर दिया मैंने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के बना आपको वेक्टर a नॉट इक्वल टू 0, मतलब वेक्टर a किसके इक्वल नहीं है 0 के इक्वल नहीं है, क्वेश्चन 9 आपका कह रहा है, ठीक है। एक सेकंड 9 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। वेक्टर a नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर a डॉट b, अब देखो वेक्टर a डॉट b किसके इक्वल है a डॉट c के इक्वल है। मैं सॉल्यूशन देखता हूँ इसका, बहुत ईजी क्वेश्चन है। वेक्टर a आपका 0 वेक्टर के इक्वल नहीं है, ऐसा आपको गिवन है ये, और आपको गिवन है वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर c। अगर आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर c, तो इसको हम क्या कर लेते हैं इधर शिफ्ट करके डायरेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से आएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस वेक्टर c। अगर इधर शिफ्ट करूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0, और आपको पता है 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है जब एंगल होता है 90, ठीक है। आपको पता है, अब अपने माइंड में सेलेक्ट कर लो से b, a वेक्टर डॉट b वेक्टर किससे इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इनटू cos थीटा। अब कह रहा 2 वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 कब 0 होता है जब उनके बीच में एंगल 90 होता है और cos 90 0 होता है, पता ही आपको। तो यहाँ पर आप लेंगे और आपको पता है वेक्टर ये 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से क्या आएगा, या तो सिर्फ यही पॉसिबल है वेक्टर a
परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस सी। अगर ये इसके परपेंडिकुलर होगा तभी ये जीरो के इक्वल पॉसिबल है, और अदरवाइज या फिर अगर ऐसा नहीं है, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो डेफिनेटली ये वेक्टर क्या होना चाहिए आपका, जीरो के इक्वल होना चाहिए। अगर ये वेक्टर आपका वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी अगर जीरो के इक्वल है तो यहाँ से क्या प्रूफ हो जाएगा, वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस तो आपका ये आ गया। सेकेंड केस क्या कह रहा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी अगर आ गया, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो यहाँ से क्या आएगा, वेक्टर ए क्रॉस, देखो माइनस में होगा तो अंदर लिखेंगे वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, आप कर लेंगे, इक्वल टू क्या आएगा, ये भी जीरो, क्योंकि इधर शिफ्ट करूंगा जीरो के इक्वल होगा। अब देखिए ये कह रहा है ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब उनके बीच में एंगल क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, या फिर अब यहाँ पर कौन सा केस आएगा, आपको पता है वेक्टर ए जीरो के इक्वल नहीं है लेकिन इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो यही जीरो के इक्वल हो या फिर ए वेक्टर इनके क्या हो, पैरेलल हो। तो आप लेंगे वेक्टर ए पैरेलल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अगर ये इनके पैरेलल होगा, ये इनका पैरेलल होगा तभी जीरो पॉसिबल है। फर्स्ट कंडीशन तो ये कहती है। अगर ये पैरेलल नहीं है तो डेफिनेटली वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए यहाँ कंडीशन पढ़ो, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, वेक्टर ए इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर क्या कह रहा है, वेक्टर ए इन दोनों के क्या है, पैरेलल है। क्या ऐसा पॉसिबल है, एक ही वेक्टर दूसरे सेम वेक्टर के पैरेलल परपेंडिकुलर दोनों हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो परपेंडिकुलर होगा या पैरेलल होगा, दोनों कैसे पॉसिबल है। तो अब ये पता लग गया, इसका मतलब क्या गया, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी क्या गया हमें यहाँ से, ये भी जीरो, ये श्योर हो गया कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी ही जीरो है, तभी ये पॉसिबल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पे वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, यही आपको प्रूफ करना। तो क्या पता लग गया, यहाँ से पता लग गया कि वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस सी या तो उस पर परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, एक ही केस होगा, या तो परपेंडिकुलर होगा या पैरेलल होगा। अगर ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है तो डेफिनेटली आपका ये क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये आपका वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी जीरो के इक्वल है, और सॉल्व करने पे क्या प्रूफ हो गया, वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग लाइंस। अब देखिए ये कैसी लाइन है, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, आपने पढ़ा था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये क्या होती है, कॉन्साइड पढ़ा होगा, कॉन्साइड। और कॉन्साइड जो लाइन होती है वो क्या होती है, पैरेलल भी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या होती है, पैरेलल। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा ये क्या होता है, A1/A2, तो यहाँ से क्या आएगा 1/2, यहाँ से करूँगा B1/B2, ये भी 1/2, C1/C2 ये भी क्या आएगा 1/2। तो मैंने क्या देखा, फर्स्ट वाली लाइन क्या है, सेकंड के पैरेलल है। कॉन्साइड भी, हालांकि अब आपने पढ़ा नहीं होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, पैरेलल जो होते हैं वो पैरेलल होती है, कॉन्साइड एग्जैक्टली उसको कॉन्साइड कर रही है वो भी पैरेलल ही मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन के बने आर वेक्टर इक्वल टू, आप लेट कर लो A1 वेक्टर प्लस लैम्डा, ये आपका है B1 वेक्टर। यहाँ से आपका आएगा R2 वेक्टर, ये R1 है या R2 वेक्टर इक्वल टू, ये आपका आएगा A2 वेक्टर प्लस लैम्डा, ये आपका आएगा B2 वेक्टर। तो ये देखो A क्या होता है, A1 होता है पासिंग थ्रू पॉइंट, और B1 क्या होता है इसका डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन, A2 क्या है, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ सेकंड लाइन। तो ये आपका है A1, ये आपका A2, ये आपका B1, ये आपका B2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको A1 B1 गिवन है, A2 B2 गिवन है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर इन्होंने S दे रखा है या T दे रखा, आप लिख सकते हैं या S, यहाँ आप लिख सकते हैं T। तो यहाँ से आपने A1 फाइंड कर लिया, B1 फाइंड कर लिया, A2 B2 फाइंड कर लिया, और दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल। तो यहाँ पर क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला होता है D इक्वल टू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या करा, B वेक्टर लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल हैं, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो A2 माइनस A1 कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से A2 करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 क्या आएगा, ये आ जाएगा 0। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ पर A2 माइनस A1 यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ डायरेक्टली। तो मैंने पुट किया A माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका 0, D इक्वल टू ये आएगा मैग्नीट्यूड के अंदर, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये आपका 0I, फिर आपका क्या करेंगे माइनस, ये भी आएगा 0J, और यहाँ से क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 3K, तो ये आपका आएगा 3K। तो यहाँ से A2 माइनस A1 आ गया। फिर मुझे क्या निकालना है, B।
अब देखो वेक्टर बी मुझे निकालना है, वेक्टर बी क्या, देखो ध्यान से, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं तो बी मुझे ये लेना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई सा भी एक ले लीजिए, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आप इसे ले सकते हैं 2i प्लस जे प्लस के अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, अपॉन मैग्नीट्यूड इसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड रूट में, मैग्नीट्यूड पता ही आपका, रूट में 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर आपका 1, तो यहाँ से √6, तो डी इक्वल टू, यह मैग्नीट्यूड के अंदर आएगा दिस, तो डी इक्वल टू क्या आएगा आपका 1/√6, तो फिक्स हो गया। और ऊपर आ रहा है क्रॉस, अब देखिए इनमें क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व करते हैं पता ही होगा आपको, मैं इसको एक स्टेप बाद में करूँगा, इसे हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, पहले मैं डायरेक्ट क्रॉस इंटू कर लेता हूँ, तो यहाँ से आएगा, तो ये आपका निकल गया 0 0 3, ये आपका है 2 1 1 और ये आपका आएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर रख लिया 1 1 1, ये रख लिया आपने। अब आप नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए यहाँ से क्या निकालते हैं, वेक्टर आपने पढ़ा हुआ, डिटरमिनेंट पढ़ा हुआ, तो क्या लेंगे 0, इसके ये गायब करने की नीड नहीं, डायरेक्ट आप करेंगे 3 से। आप पता है क्योंकि आपने टर्म 1 पढ़ लिया, इससे सोल्व करेंगे तो ये भी 0, इससे करेंगे ये भी 0, तो डायरेक्ट क्या करो, इससे गायब करेंगे ये गायब, तो क्या आएगा 2 बन जा 2, 2 - 1 क्या आएगा 1, तो 1/√6 आपका आंसर आएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स आपकी आएगी 1/√6, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वाला क्वेश्चन है, सेम ऐसे क्वेश्चन देख क्या कराएं, ये आपको खुद सॉल्व करना है, तो हार्ड नहीं है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, आपको वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, ऑफ द टू द पॉइंट दिस पैरेलल टू लाइन दिस, तो ध्यान से बहुत ही सिंपल है। हालांकि इसके बारे में आपको डिस्कस किया जाएगा कि प्लेन में जो मेन रोल किसका होता है, नॉर्मल वेक्टर का होता है, और नॉर्मल वेक्टर हमेशा क्या होता है, प्लेन में परपेंडिकुलर होता है, तो लाइन भी क्या है परपेंडिकुलर, तो दोनों क्या होंगे पैरेलल। अगर दोनों पैरेलल हैं तो उनका डीआर्स क्या होंगे, सेम होंगे। हालांकि अभी ठीक है, एक मैंने इसका पार्ट करा दिया, इस पार्ट को खुद सॉल्व करेंगे, इतना हार्ड नहीं है, ज़्यादा इजी। हालांकि देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आया आपके लिए। लिमिट है आपकी -1 से 2, x³ - 3x² + 2x के बने, ठीक है। तो आप इसे मॉडुलस में क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, गलत माना जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडुलस वाला, और बहुत सारे बच्चे इसमें 99% बच्चे इसमें गलत कर देते हैं इसे। तो आप इसे क्या करें, थोड़ा सॉल्व करो। यहाँ पर लिख रहा है x³ - 3x² + 2x, ये के बने, तो पहले देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आपका आएगा x² - 3x + 2। अब आपसे फैक्टर करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या रहा, मल्टीप्लाई करता आना चाहिए 3 माइनस का, और डिफरेंस आना चाहिए क्या, देखिए मल्टीप्लाई डिफरेंस आना चाहिए 3 में, ठीक है। तो डायरेक्टली फैक्टर कर लेता हूँ, टाइम वेस्ट करने में फ़ायदा नहीं, मुझे पता है x - 1 और x - 2 इसके फैक्टर होंगे, सीधी बात है। रख दो = 0, तो यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू निकलेगी, x निकलेगा 0, एक निकलेगा 1, एक निकलेगा 2, तो इसकी लिमिट लो। लिमिट कहाँ से स्टार्ट है इसकी, -1, तो पहली लिमिट होगी -1 से 0। अगर आप -1 से 0 के बीच में, अब इससे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप यहाँ वैल्यू पुट करो। आपने अगर यहाँ पुट किया -1 से 0 के बीच में, ये क्या रहेगा नेगेटिव, ये भी क्या रहेगा नेगेटिव, ये भी क्या रहेगा नेगेटिव। आप सपोज आपने माइनस का 0.5 पुट किया, तो माइनस का 0.5, ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का, रिजल्ट क्या आएगा माइनस। तो यहाँ से चेक कर डायरेक्ट कर लो, x³ - 3x² + 2 और ये आपका dx, तो इसमें रहेगा नेगेटिव। अब करेंगे प्लस, अगर मैं 1 से 2, नेक्स्ट क्या आपका देखो -1 से 0, अब मैं करूँगा 0 से 1, अगर 0 से 1 में चेक करूँगा, 0.5 पुट कर रहा हूँ सपोज में, यहाँ पर पुट किया मैंने 0.5, तो ये रहेगा प्लस, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या है प्लस, तो इसमें क्वाड्रेंट क्या रहेगा ये प्लस, तो x³ - 3x² + 2x, ठीक है, प्लस। फिर लिमिट आपकी कहाँ से आएगी 1 से 2, नेक्स्ट क्या आपका 1 से 2 में चेक करेंगे, 1 से 2 में चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव चेक कर लेते हैं। अगर आपने सपोज 1.5 पुट किया, 1.5 पुट करते ये क्या रहेगा प्लस, ये भी क्या रहेगा प्लस, लेकिन ये क्या रहेगा आपका माइनस, तो रिजल्ट ओवरऑल क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा, यहाँ पर आपका आएगा माइनस। ये आपका आ गया x³ - 3x² + 2 और ये आपका dx। आप सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, कर लेना आप। इससे आप कर सकते हैं माइनस साइन 12 एज इट इज, ये आएगा x⁴/4 - 3 x³ प्लस क्या आएगा 2x। लिमिट क्या आपकी, लिमिट है आपकी 1 से 0, ठीक है, प्लस। अब सेम ऐसे यहाँ पर करेंगे x⁴/4 - 3x³ अब यहाँ से आएगा प्लस
2x² लिमिट इसकी है आपकी 0 से 1 प्लस सेम ऐसी इंटीग्रेशन कर देंगे आप, और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस क्या कर देंगे, लोअर लिमिट, और आपका आंसर करेक्ट मैच कर जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से करें। मॉडुलस वाले क्वेश्चन बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर जाते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं और गलत आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2 इन द पैराबोला गिवन आपको y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द x एक्सिस। अब देखो ध्यान से, ये समझो पैराबोला पर लिखा हुआ है। अब देखो सिंगल पावर कहाँ पर है, x पर सिंगल पावर है, तो आपका पैराबोला x पर बनेगा, और ये आपका पॉजिटिव तो पॉजिटिव बनेगा। आप यहाँ पैराबोला ड्रॉ करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और 4 मार्क्स दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो करवाएगा, सीधी बात है आपसे। ये आपको गिवन है पैराबोला, तो यहाँ पर पैराबोला गिवन आपको y स्क्वायर इक्वल टू x गिवन है। अब देखिए ये लाइन है, अब ये लाइन कहाँ से, देखो ऑरिजिन से पास तो हो नहीं सकती, अब कहाँ से पास होगी ये हम डिसाइड करेंगे। देखो अगर मुझे पता है ये x बाई एक्स को कहीं ना कहीं टच जरूर करेगी। अब टच करेगी तो क्या करेंगे, अब देखो x अगर मैंने पुट किया 0 तो y किसके इक्वल आएगा 2, तो इसका y को 2 पर टच करेगी ये, और अगर मैं y पुट करूँगा 0 तो x क्या आएगा आपका, x आपका आएगा 2, तो इसका मतलब ये कन्फर्म होगा कि ये लाइन आपकी इस तरह से कुछ पास होगी। एक सेकंड से ड्रॉ कर लेता हूँ सीधा, एक सेकंड देखिए टेढ़ी सी जा रही है, ऐसी लाइन ड्रॉ होगी कुछ ना। अब ये आगे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2,0, ये कोऑर्डिनेट 2,0 और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,2। अब मुझे निकालना ये सेड रीजन निकालना, ये सेड रीजन निकालना आपको, ये सेड रीजन निकालना। अब देखो मुझे निकालना पड़ेगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। और आपने 10th क्लास में पढ़ा था एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, वो मेथड पढ़ा था, तो वहां से करूंगा। देखिए यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 2, तो यहाँ पर निकालना आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू गिवन है 2, तो आप निकालेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये डिसाइड करेगा रीजन को। तो अब क्या करें, देखो वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, x किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर के, तो आप रख दो 1 में। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं x के प्लेस वाई स्क्वायर, तो यहां से क्या आएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। आपने फर्स्ट से वैल्यू निकाली, सेकंड पुट कर दी। अब मल्टीप्लाई कर तो आना चाहिए आपका -2, ठीक है, डिफरेंस आना चाहिए +1। तो ऐसे इसके फैक्टर हम निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर तो आना चाहिए -2 और डिफरेंस आना चाहिए +1। तो क्या कर लो इसको, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये क्या आएगा y प्लस 2 हो जाएगा आपका, और ये आपका हो जाएगा y माइनस 1। अब सॉल्व करने पे क्या आएगा, y इक्वल टू हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -2। और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला, देखो ध्यान से क्या करा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं है, तो अब y क्या आपका 1, y अगर आपका यहाँ पर 1 आ गया, y 1 है तो 1 का रूट भी क्या होगा 1, तो यहाँ से ये पॉइंट क्या निकल गए 1,1 निकल गए। अब यहाँ से इसको ज्वाइन कर लो आप, यहाँ से कर लिया आपने ज्वाइन इसको। अब देखिए ये क्या है 0 से लेके 1, अब देखो ये जो रीजन होगा 0 से 1 के बीच में, ये रीजन होगा पैराबोला के अंडर में, ठीक है। और 1 से लेके 2 तक ये किसके अंडर में होगा, ये आपका होगा लाइन के अंडर में। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट क्या आपके देखो 0 से 1 अगर मैं लूँगा इंटीग्रेशन करूँगा 0 से 1 में, तो ये रीजन होगा पैराबोला। लिमिट किसकी है, x की, क्योंकि x पर है तो क्या आएगा y dx, तो इसमें y dx y इक्वल टू क्या आएगा √x, y इक्वल टू आएगा √x और dx प्लस। और अगर आप देखते हैं लाइन में, लाइन की लिमिट कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, कहाँ तक है 2 तक है। 1 से 2 में क्या जाएगी लाइन, तो यहाँ से क्या आएगा y dx, तो y इक्वल टू क्या आएगा आपका 2 माइनस x, और ये आपको हो जाएगा dx। तो यहाँ से √x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर 3/2 और ये जाएगा 2/3, और लिमिट के बना आपको 0 से 1 प्लस यहाँ से आपका 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और आपको लिमिट गिवन है 1 से 2। तो क्या करेंगे आप, आपने यहाँ 1 पुट किया तो 1 की पावर कुछ भी कर लो, क्या है 1, तो ये आपका 2/3 आ गया, ये आपका आएगा 2/3। 0 पुट करने में फ़ायदा नहीं कोई। अब सेम पहले क्या पुट कर, जहाँ भी x है 2 पुट करो, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा प्लस, ये आएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4/2 क्या आएगा 2। फिर आप करेंगे माइनस, जहाँ भी x से 1 पुट करो तो क्या आएगा माइनस का 2, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, ये हो जाएगा 1/2। अब 2 से देखो ये भी 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ से आएगा 2/3 और 1/2, एलसीएम ले लिया आपने 6,
तो 2 2 जब 4, जब क्या 4 आ जाएगा प्लस 3 बन जा 3, तो यहाँ से 7/6 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ गया। ठीक है, स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ गया 7/6 स्क्वायर यूनिट आपका सेट रीजन आ गया। देखिए यहाँ 12 क्वेश्चन का आंसर आ गया 7/6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। अब आपको पता है ये क्या बन रहा है, y = √x, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और ये क्या बन रहा है, सर्कल में इसका फिगर आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसे करके देखेंगे। ठीक है, ये सर्कल है, सेंटर क्या है इसका, ओरिजिन। तो आपको पता है इस सर्कल का सेंटर है ओरिजिन, और रेडियस क्या है इसकी 2, तो ये इसकी रेडियस हो गई 2,0। ठीक है, ये रेडियस हो गई, और ये क्या y = √x, ये आपकी होगी स्ट्रेट लाइन, यहाँ से पास होगी ये। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। आपको क्या निकालना है, ये रीजन निकालना है, ये वाला। आप क्या करेंगे, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे यहाँ तक। अब देखो यहाँ से ये रीजन किसके अंडर में होगा, ये रीजन होगा लाइन के अंडर में, और ये वाला रीजन किसके अंडर में होगा, सर्कल के अंडर में। तो यहाँ से आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, 0 से यहाँ तक जो लिमिट होगी वो लाइन के लिए। ठीक है, और यहाँ से इसके लिए 0, यहाँ पर पॉइंट निकलेगा, इससे 2 तक आपके सर्कल के अंडर में, दोनों प्लस करेंगे, आपका सेट रीजन निकल जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द फोटो परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 to 0 अपॉन द प्लेन दिस, हेंस द फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर प्लेन गिवन है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर समझो ऐसे एक प्लेन गिवन है, आप समझो ऐसे एक प्लेन गिवन है आपको। ठीक है, ये प्लेन है, और इसकी इक्वेशन गिवन आपको x - 3y + 2z = 9। ये प्लेन गिवन है, और ये करेंगे इस प्लेन से कुछ डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर, बोलो ध्यान से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो ये हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। अब समझो इसके कोऑर्डिनेट हैं 1, 2, 0। अब मान लो ये पॉइंट है, अब यहाँ इसके पॉइंट का लेट कर लो, कुछ लेट कर लो, ABC कुछ भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सिलेक्ट कर लो ABC। अब सीधी बात है, देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट है आपका 1, 2, 0, ये प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर। अगर प्लेन पर परपेंडिकुलर हैं तो इट मीन्स ये क्या होगा, इसके पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें इसके DRs क्या होंगे, इसके DRs देखते हैं प्लेन के, यहाँ पर के बने × 1 कर लो, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद AX + BY + CZ - D = 0। तो यहाँ से इसके DRs निकल जाएंगे, A = 1, B = -3, C = 2, और D आपका हो गया निकल गया। ठीक है, अब आपसे करा परपेंडिकुलर है, तो लाइन में मेन रोल किसका होता है, DRs का, तो प्लेन में मेन रोल किसका होता है, DRs का। और आपसे बोला कि ये परपेंडिकुलर हैं, और प्लेन में मेन रोल होता है इसके नॉर्मल का, और नॉर्मल क्या होता है इस पर, परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल भी क्या होगा इसके, नॉर्मल भी इसका इस पर क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ से इसके DRs, इसके DRs और उसके DRs, लाइन के DRs क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसे क्या कर लो, अब देखो ध्यान से, मुझे निकालनी है यहाँ से डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ से आप इसे कन्वर्ट कर लो, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो इसे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, x - x1 अपॉन a क्या आपका 1, तो यहाँ से आएगा y - y1, y क्या आपका 2 अपॉन क्या आएगा -3 = z - z1 ये आपका 0 अपॉन क्या आएगा c आपका आ गया 2। तो मैंने क्या कर लिया, इसको लाइन में कन्वर्ट कर लिया, इक्वेशन ऑफ लाइन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या देखा, ये पासिंग थ्रू पॉइंट है इस लाइन के लिए, ये देखो ये पासिंग थ्रू पॉइंट है, अब यहाँ इसे लाइन को टच कर रही है। ठीक है, तो ये इसके DRs, तो लाइन के DRs और प्लेन के DRs क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि लाइन भी क्या है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर इट मीन्स क्या होगा, इसके नॉर्मल के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि इसमें प्लेन में जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। लाइन भी परपेंडिकुलर और नॉर्मल भी परपेंडिकुलर, तो दोनों आपस में क्या हो गए, प्लेन के पैरेलल हो गए। ठीक है, यहाँ लेट कर लो K, यहाँ पर लेट कर लिया K, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 कहाँ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो जाएगा K, और ये क्या जाएगा +1, तो यहाँ से x = आपका आ गया x = K + 1, ये आपका K + 1। तो यहाँ सेम y = क्या आएगा, y = आएगा -3K + 2, और यहाँ से z = हो जाएगा 2K। मैंने क्या अलग सॉल्व कर लिया, यहाँ से x y z सब निकाल लिया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन से x y z पॉइंट है, x y z पॉइंट। अब देखो x y z ये जो पॉइंट निकले हैं, ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, प्लेन पर लाई कर रहे हैं। अगर प्लेन पर लाई करने तो क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो जहाँ भी x है, जहाँ भी x है क्या रखेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से आप क्या रखा, x, आपने देखा x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे आप,
k+1, तो आपने पुट किया, यहाँ पर लिख लेता हूँ नहीं थोड़ा सा, k+1 -3 इंटू y की वैल्यू है -3k +2 2z, तो 2z, z क्या आपका, z के बना आपको 2k इंटू 2k, अब बाद में क्या इक्वल टू 9 यहाँ पर गिवन है, तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, k, ये आपका k+1, ये आएगा -9k -3 2 6, ये आपका 6 हो जाएगा, +4k इक्वल टू हो जाएगा 9। अब देखो नंबर, देखो नंबर कितने हैं, देखो यहाँ से, यहाँ पर -6 है, ये +1 है, क्या आएगा माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा 5, -5 इधर जाकर हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 15, आएगा 14, तो थोड़ा इधर यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ आपका आएगा 14। अब के देखते हैं, देखो के 1+ का है, यहाँ पर 4+ का है, तो क्या आ गया 5+ और 9k माइनस का, तो यहाँ से आएगा माइनस का 5k, -5k। अब यहाँ से अगर डिवाइड करें तो k इक्वल टू क्या आएगा, k इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ से -14/5, तो यहाँ पर क्या कर देंगे आप, यहाँ पर आप k इक्वल पुट करेंगे, यहाँ पर k इक्वल पुट कर लीजिए, यहाँ से आपको x y z ये पॉइंट निकल जाएंगे, x y z ये आपके पॉइंट निकल जाएंगे, और यहाँ से क्या लगेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर करेक्ट यहाँ से निकल जाएगा। जहाँ से k निकला, अभी k आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा, यहाँ से x y z निकलेंगे और x y z से फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 क्वेश्चन है, यह बहुत अच्छा केस स्टडी का केस क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्या कहना है, एन इंश्योरेंस कंपनी बिलीव्स दैट पीपल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, दोज हु हैव आर एक्सीडेंट प्रोन। अब ये कह रहा है कि दो कैटेगरी के आदमी होते हैं, ठीक है, फर्स्ट कैसे होगा, एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, एंड दोज हु आर नॉट, और कुछ होते हैं, ठीक है, अब कुछ तो एक्सीडेंट प्रोन होते हैं और कुछ नोट में, ठीक है। द कंपनीज स्टैटिस्टिक्स शो दैट एन एक्सीडेंट प्रोन पर्सन विल हैव एन एक्सीडेंट एट समटाइम्स विद इन अ फिक्स 1 ईयर पीरियड। कुछ पर्सन तो ऐसे हैं जिन्होंने इंश्योरेंस कराया और जो उनका टाइम पीरियड होता है 1 साल, तो उस 1 साल उनका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है और उसमें उसका वो फ़ायदा ले लेते हैं। उनका प्री प्लानिंग होती है कि भाई अगर हमें अपना इंश्योरेंस करवाना है और 1 साल के अंदर इसमें कुछ भी होने वाला है उनके घर में, ठीक है, तो उन्हें पता है कि अगर यहाँ से कुछ भी हुआ हम इसका फ्री में इसमें इलाज करा लेंगे, ठीक है, प्री प्लानिंग होती है उनकी। और कह रहा है ऐसे पर्सन की जो प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6, मोस्ट ऑफ पर्सन मतलब ऐसे पर्सन ज़्यादा हैं, वेयर एज द प्रोबेबिलिटी इज 0.2, सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2, ठीक है, फॉर ए पर्सन हु हैज नॉट एक्सीडेंट। और कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिन्होंने एक्सीडेंट का इंश्योरेंस तो करवा रखा है लेकिन उसका वो बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, या उन्हें पता है एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, ठीक है, या फिर उन्होंने बेनिफिट ही नहीं ले पाए। तो ऐसे कितने होते हैं 0.2% पर्सन होते हैं, 0.2 तो 20% में जाएगा, 0.2 प्रोबेबिलिटी के बने तो 20% ऐसे पर्सन है, ठीक है। फिर कह रहा था कंपनी नो दैट 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एक्सीडेंट प्रोन, ये करा है जितने भी हम इंश्योरेंस कराते हैं उसमें से 20% ही पर्सन ऐसे हैं जो इसका बेनिफिट ले पाते हैं, ठीक है, ऐसा एक कंपनी कह रही है। बाकी तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्होंने इंश्योरेंस करवाया, उनके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम होती है, सभी उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, और उनमें से सिर्फ 20% पर्सन ऐसे हैं जो जिनमें पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वही इसका प्रॉफिट ले पाते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है ध्यान से, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी इसमें, यहाँ पर आपको गिवन है, एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए न्यू पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट विद इन ईयर ऑफ परचेजिंग पॉलिसी। ये कह रहा है कि आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपको निकालनी है जिन्होंने पॉलिसी परचेज की है 1 ईयर की, मान लो 1 ईयर पॉलिसी लिया और उसी पॉलिसी के अंदर मतलब विद इन 1 ईयर में उन्होंने क्या कर लिया, उसका बेनिफिट ले लिया, तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं एक सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से। तो यहाँ पर आप लेट करते हैं, E1 क्या है, E1 जो इवेंट है, आप E1 इवेंट लेट कर लो एक्सीडेंट प्रोन वाले की, जो एक्सीडेंट प्रोन, तो यहाँ पर आपको गिवन है, अब ये सिलेक्ट कर लिए E1, तो इसकी आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है, एक सेकंड देख लेता हूँ, यहाँ पर गिवन है आपको E1, और सेकंड आप लेट कर लो E2। E2 जो प्रोबेबिलिटी है वो किसकी है, नॉन एक्सीडेंट प्रोन, एक्सीडेंट प्रोन में लेट कर ले E2, ठीक है।
अब मुझे क्या फर्स्ट पार्ट में क्या करा, मुझे यहाँ देख लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे निकालनी है इसकी फर्स्ट वाले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की निकालनी है, ठीक है, एक्सीडेंट प्रोन निकालनी है मुझे। तो यहाँ से इसका क्या आएगा, आपका आएगा PE1, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, PE1 इंटू PE1/A प्लस PE2 इंटू P, और ये आपका हो जाएगा E/E2, E/E2, ठीक है। ये मैंने कर दी। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बने, एक की क्या है 60% है, सेकंड वाली 20% है, और 20% पर्सन ऐसे हैं जो इसका बेनिफिट ले पाते हैं। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से क्या आएगा, देखो ध्यान से, तो यहाँ से आएगा 20 अपॉन, ये आपका हो जाएगा 100, और नेक्स्ट आपका 0.6 था शायद, 0.6 तो 60% हो जाएगा, 60/100 हो जाएगा। PE2 गिवन था आपको, PE2 गिवन है आपको 20%, तो ये आपका 20/100 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको गिवन है, ठीक है, 2, और नेक्स्ट आपका 80%, तो 80/100 हो जाएगा, क्योंकि 80% ऐसे बेनिफिट इसका ले नहीं पाते हैं। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से आएगा 2/10 प्लस, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 6/10 प्लस 2/10 इंटू, ये आपका मल्टीप्लाई है यहाँ पर, इंटू 8/10। आपने 10 ले लिया यहाँ पर LCM, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 10, ये आपका 12 हो जाएगा, ये आपका होगा 12 प्लस, और ये आपका 8 2 हो जाएगा 16। तो यहाँ से आपका आएगा 28 अपॉन, ये आपका आएगा 28, एक सेकंड यहाँ पर 20 अपॉन, एक सेकंड यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से, ठीक है, 10, ये आपका 100 अपॉन आ गया 100। तो यहाँ से 28 अपॉन क्या आएगा 100 से डिवाइड कर लें तो क्या आएगा, 2 से अगर करते हैं, 2 से आपका आएगा 14, 4 से कर लेते हैं तो 7 अपॉन आएगा 25। तो फर्स्ट का क्या आंसर आ गया, इसका आंसर आएगा 7/25, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसमें आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है इसमें, ठीक है। और अभी आपने थोड़ा सा हो सकता है पढ़ी नहीं होगी, थोड़ा सा ये टफ है थोड़ी सी, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट रीड कर लेते हैं। सपोज दैट ए न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर, ठीक है। ये कह रहा है पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी ली और उसका क्या होगा, विद इन 1 ईयर में क्या हो गया उसका एक्सीडेंट, विद इन अ ईयर परचेजिंग अ पॉलिसी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही और सी एक्सीडेंट प्रोन। आप कह रहा है एक्सीडेंट प्रोन, तो जिसके एक्सीडेंट हो गया है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट पेज देखते हैं इसे, देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या आएगा, यहाँ पर इस बेस थ्योरम करनी है आपको, निकालने PE1/A, E1/E, देखो E तो इवेंट शो कर रही है, तो यहाँ से क्या आएगा PE1 जिसकी निकालनी है वो लेते हैं वो, इंटू PE1/E1 अपॉन टोटल, टोटल क्या बना आपका PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। अब यहाँ से वैल्यू पुट करो तो देखो PE1 क्या निकला आपका 20% था, 20/100 इंटू PE1/E1 था 6, आपका था 60/100 अपॉन, अब टोटल जो प्रोबेबिलिटी निकली इसकी थी 80% शायद, देख लेते हैं एक सेकंड, यहाँ पर था 80%, 80/100, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे देख लिया है। तो यहाँ से क्या आएगा, सॉल्व करने पर आपका आएगा 20, ये 0 कैंसिल, इससे ये 0 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 6 2 12 अपॉन 100। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल, अपॉन क्या आएगा 8/10, तो क्या होगा मिड के इंटू और फर्स्ट लास्ट के इंटू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका आएगा 12 × 10 अपॉन 100 × 8। अब देखिए यहाँ पर क्या मैंने इसको सॉल्व किया, PE1/A E1 अपॉन PE2, ठीक है। PE टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E की क्या, E1 के बने 20% और E/E1 के बना आपको 60% और टोटल आपका था 80%। तो सॉल्व किया यहाँ से, तो यहाँ से 12/100 और 8/10, तो मिड की इंटू होगी और फर्स्ट लास्ट की इंटू होगी, 0 0 क्या हो गया कैंसिल। अब 4 से करो, 4 3 जा और 4 2 जा, तो यहाँ से क्या आएगा 3 अपॉन ये हो जाएगा 20,
3/20 क्या इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने पूरा ये सैम्पल पेपर जो सीबीएसई का पूरा सॉल्व करा दिया है और आई होप आपको अगर आपने चैप्टर पढ़ रखे हैं तो अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अगली वीडियो में अगला चैप्टर। थैंक यू।